नमस्कार, अर्थ की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य मिश्रा। आखिरकार 1 साल के लगातार आंदोलन के बाद भारत सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जो कि कृषि में बेहतर सुधार को लेकर के लाए गए थे। और जब से ये कानून आया तब से लगातार इस पर विवाद चल रहा था, लगातार आंदोलन हो रहे थे। लगभग दिल्ली के जितने सारे बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं, उन पर लगातार आंदोलन चल रहा था। इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी कैमरे के सामने आकर अपना एक 17 से 18 मिनट का एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और साथ ही यह वादा किया कि इस महीने के आखिरी तक शुरू होने जा रहे संसद के सत्र में सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं और संसदीय कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाएगा और इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सरकार के समर्थक और जो लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और सरकार के साथ खड़े थे, वो लोग एकदम सन्न रह गए। इसका कारण ये कि उन लोगों का कहना था, कई बार हमने कई रिपोर्टर्स को हमने देखा, कई जर्नलिस्ट को देखा, कई समर्थक को, जो पार्टी के लोग थे उनको भी हमने सुना, जिसमें उन लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े रहे, हम कृषि जो कानून बने थे, जो तीनों फार्म लॉ आए थे, उसको हमने पढ़ा, लोगों को समझाने की कोशिश की, कई बार हमने आलोचनाएं झेली। और सरकार जिस पर इतना भरोसा था, मोदी के मजबूती पर, जिस मजबूती पर हमें भरोसा था, एक झटके में मोदी ने सारे भरोसा को समाप्त कर दिया और तीनों कृषि कानूनों को कुछ फर्जी किसानों और बाजार के बिचौलियों से ब्लैकमेल होकर के वापस ले लिया। उनके पीछे का तर्क ये भी है कि अगर ये किसान 80% लोगों के हित में था और केवल 20% लोगों को आप समझा नहीं सकते थे, तो क्या ये कानून वापस लेना जायज़ है? आप खुद सोचें, ये कानून वापस लेना कितना जायज़ था अगर ये 80% लोग इससे संतुष्ट थे या इसके समर्थन में थे। सबको की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि सरकार कुछ प्रतिशत किसानों से ब्लैकमेल होकर, कुछ हजार किसानों से ब्लैकमेल होकर जब एक निर्णय, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी प्रधानमंत्री खुद जिक्र करते आए हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, उन लोगों ने लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की, देश के लोगों को समझाया, और इतने बड़े कानून को जब 20% लोगों से ब्लैकमेल होकर आप वापस ले सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप जो पुराने कानून जो मजबूती से लेकर के आए थे, जैसे सीए हो गया, 370 का जो निरस्तीकरण था वो हो गया, इन सबको जब आप लेकर आए, तो क्या गारंटी है कि उसको वापस करने की मांग नहीं उठ सकती है? क्या गारंटी है कि उसके लिए आंदोलन शुरू नहीं होंगे? और नाराजगी का कारण ये भी हो सकता है कि ये क्यों ना समझा जाए कि आने वाले समय में आप सीए और एनआरसी की और एनपीआर की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी तरह के आंदोलन, इसी तरह के कारण आप लगातार ब्लैकमेल होंगे, क्योंकि आपके पीछे हटने के डिसीजन जो है वो एक गलत बिंदु पे था। अगर आप नोटबंदी जैसे निर्णय पर अगर आप पीछे हटते तो कुछ हद तक ये सच होता, ये स्वीकार्य होता, लोग इसके समर्थन में आते, आपकी आलोचना भी नहीं होती, आपके समर्थक खुद जो अभी आप पे टूट पड़े हैं वो शायद नहीं टूट पड़ते। लेकिन आपने 20% लोगों के, 20% तो बस एक आंकड़ा है जो दिखाने के लिए है, कुछ मुट्ठी भर किसानों के, कुछ हजार किसानों के बात को मानते हुए आप ब्लैकमेल हुए और इतने बड़े कानून को वापस ले लिया। ये एक चिंताजनक डिसीजन था। जो मोदी के समर्थक हैं और मोदी सरकार के समर्थक हैं, वो लोग मोदी से खासा नाराज हैं और आज भी निराश हैं उनसे,
इस निर्णय को लेकर के। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरा जो गुट है वो भी है जो इस निर्णय से काफ़ी खुश है, और खुश इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, खुश इस बात से है कि मोदी को हमने झुका दिया। खुशी इस बात की है कि सरकार को उसके तमाम प्रयासों के बावजूद भी हमने जो प्रण किया था कि हम इन कानूनों को नहीं समझेंगे, हम सरकार की बात को नहीं मानेंगे, तो हमने नहीं माना और सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। विचार इस बात पर करना होगा और इन लोगों की बातों को सुनना भी होगा कि इन लोगों ने क्या क्या कहा। इन लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिस पे आपको जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया जिसकी हमने आशंका जताई थी, जिसकी समर्थकों ने आशंका जताई थी कि क्या गारंटी है कि आप इसकी मांग नहीं उठेगी कि सीए को वापस लिया जाए, 370 के निरस्तीकरण को वापस लिया जाए, एनपीआर और एनआरसी जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओवैसी के अनुसार अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को वापस लिया जाए। इसी का जिक्र अपने वक्तव्य में ओवैसी ने भी किया। इस देश की मीडिया ने भी उन लोगों से सवाल नहीं पूछा कि क्या आप लोगों ने मूल रूप जो है इस कानून का उसे समझाने की कोशिश की लोगों को। सिर्फ उसकी मूल प्रति अगर आप लोगों के पास जाके पढ़ देते तो लोग खुद ब खुद समझ जाते कि चीज़ें क्या है। सीए के दौरान भी हमने यही देखा, देश के अधिकतर मीडिया संस्थान, देश के मैक्सिमम नेता जो इसका विरोध कर रहे थे, वो लोगों के पास जाकर के उसके मूल प्रति को नहीं पढ़कर सुना रहे थे कि आखिर इन कानूनों का प्रावधान क्या है। आपने प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को कहते सुना होगा कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। योगेंद्र यादव का तो आप 5 उंगली वाला जो हिसाब था उसको भी आपने देखा होगा कि 5 उंगली से किस तरह से आपको इस देश से निकाला जाएगा। लेकिन योगेंद्र यादव ने कभी ये समझाने की कोशिश, ये बताया ही नहीं कि कानून के प्रावधान क्या हैं। मूल रूप से जो गजट ऑफ इंडिया में जो छप के आता है उसको भी इन लोगों ने पढ़ के नहीं सुनाया आपको। तो अगर आप भ्रमित होने के लिए पैदा ही हुए हैं तो भ्रमित होइए। विचार इस बात पर करना है कि आपको अपना नियति कैसे तय करना है। आप अपने नियति के मालिक हैं। आप सिर्फ एक वोट डालकर अपने संवैधानिक ताकत का उपयोग नहीं कर सकते। आपको अपने संवैधानिक ताकत का उपयोग करने के लिए बीच बीच में आपने जिस सरकार को चुना है, आप जिस सरकार के पक्ष में आकर के बोलते हैं, उसके साथ खड़ा भी रहना पड़ेगा लगातार, जब भी उसे आवश्यकता पड़ेगी तब। और सरकार की भी यही जिम्मेदारी है कि सरकार उन लोगों को समर्थन दे, उन लोगों का साथ दे, उन लोगों को सुविधा मुहैया कराए जो उसके साथ खड़े होने वाले हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आपका तंत्र भारत के हर गांव तक बिछा हुआ है और आप केवल 20% किसानों को यह समझाने में असमर्थ होते हैं और एक बड़े कानून को वापस ले लेते हैं। यह मुद्दा सच में विचार करने की बात है कि क्या इतनी छोटी सी बात पर मोदी सरकार इन कानूनों को वापस लेगी। इन सब बातों पर विचार करते हुए कुछ 2016 के 16 नवंबर या 12 नवंबर के आसपास का पुणे में मोदी का एक कार्यक्रम था। वो वीडियो मेरे दिमाग में आया। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। मोदी की ये बातें केवल किसी सभा में बोली गई बातें नहीं थी, किसी चुनाव में बोला गया एक साधारण जुमला नहीं था। ये कांग्रेस की सच्चाई थी, ये देश के उन पार्टियों की सच्चाई थी जिन्होंने अब तक इस देश की राजनीति में अपनी पांव पसार रखा है। आज कांग्रेस की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो मोदी जैसे 10 नेताओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकती है और मोदी जैसे कोई नेता कुछ नहीं कर सकता है। इंटेलिजेंस में, विदेशों में, आपके ब्लॉक में, आपके जिले स्तर पर, आपके ग्राम स्तर पर, खुद आपके पार्टी में कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग छिपे हुए हैं और वो रिपोर्ट करते हैं। इस बात को आप समझेंगे तभी जाकर के आप देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। और मोदी ये बात अपने शुरुआती दौर में ही वो समझ गए थे। उस व्यक्ति ने क्या नहीं झेला।
2002 के दंगों के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हो। उसे आपने क्या क्या नहीं कहा, मौत का सौदागर नहीं कहा, मास किलर नहीं कहा, कि क्या नहीं कहा। लेकिन आप, उसने तो कई बार आपसे पलट के सवाल भी नहीं पूछा है। उसे सवाल ये पूछना चाहिए था कि जो गुजरात का दंगा हुआ था गोधरा का 2002 में, उसके पीछे का कारण क्या था, वो दंगा क्यों हुआ, क्यों 59 कार सेवकों को जलाया गया, और उसके रिटेलिएशन में, उसके प्रतिक्रिया में ये दंगे क्यों नहीं होने चाहिए। क्यों आके एक समाज को लगातार टारगेट कर रहे हो और वो पलट के जवाब नहीं दे। गोधरा के 2 साल बाद सरकार परिवर्तन होता है और केंद्र में तुम्हारी सरकार आती है। 10 सालों तक लगातार उस व्यक्ति को, एक मुख्यमंत्री को तुमने 10 घंटे 12 घंटे बैठा के लगातार पूछताछ किया है। क्या मिला? तुमने एक सरकार को लगातार राफेल के मुद्दे पर, एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर, पीएनबी का जो भगोड़ा है नीरव मोदी, उसके मुद्दे पर, किंगफिशर के विजय माल्या के मुद्दे पर आपने उसे लगातार घेरने की कोशिश की। क्या मिला तुम्हें? उसे घेरने से पहले तुमने कभी यह विचार किया कि उनको उस तंत्र में जाने के लिए धकेला किसने था? एयर इंडिया का जो रेशियो है, हमने कई बार बताया भी है लोगों को अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, कि एयर इंडिया का जो रेशियो था पर प्लेन 224 एम्प्लॉय का रेशियो, फिर भी वो बेहतर संचालन नहीं कर पा रहा है। क्या कारण है? और 224 एम्प्लॉय क्यों हैं, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस में केवल 84 या 87 पर प्लेन औसत है एयर इंडिया के कर्मचारियों का। पीएनबी में आपने कर्ज दिया नीरव मोदी को, विजय माल्या को कंगाल आपने किया, उसे कर्ज आपने दिया, फिर आप लगातार उस पर सवाल कर रहे हो जिसके काल में वो भाग गया। आप जब उससे राफेल पे सवाल पूछते हो तो अगस्ता वेस्टलैंड पे आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? उस पर जवाब क्यों नहीं देते हो? उस पर सफाई क्यों नहीं देते हो, जबकि तुम लोग बेल पे छूट के बाहर निकले हो इन्हीं सब मुद्दों पर? आप खुद देखो, अगर सरकार के बारे में बोलना, सरकार के पक्ष में बात करना, उसकी नीतियों का बारे में लोगों को बताना, अगर सरकार की भक्ति है तो भक्ति स्वीकार है, क्योंकि ये भक्ति देशभक्ति होगी। आप इस सरकार का और देश के विपक्ष का, दोनों का मूड कुछ चीज़ों से जान सकते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर पोस्ट की ट्विटर पे और मोदी के साथ, और उसमें उन्होंने हम देख सकते हैं कि मोदी जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और उन्हें कुछ समझा रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना जीवन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। इसी सरकार का जो मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन विपक्ष और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो उनका सिर्फ एक मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हरा। एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाओ। उनके पास विजन नहीं है, उनके पास मोदी को हटाने के बाद का प्लान नहीं है। उन्होंने देश के लिए क्या किया वो गिनाने के लिए उनके पास चीजें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मोदी को हटाना है। आप इस पर विचार करें कि देश संकट में है, आपका अस्तित्व खतरे में है। वो दिन दूर नहीं जब आप पर सीधा हमला होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संभलने की जरूरत अभी से है। अगर कोई सरकार आपके लिए कुछ कर रही है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसके साथ खड़े रहें, और अगर इसके लिए आपको कोई भक्त कहता है, कोई गाली देता है, तो उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। देश है, सभ्यता है, और हमारी इसी तरह की नपुंसकता जो है, इस देश पर कालिक पुत के 800 वर्षों तक हम पे शासन किया गया। और वो दिन, आज भी हम ये दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि 100 से 150 वर्षों में वो स्थिति फिर से आ सकती है यदि हम अभी नहीं संभले तो। जय हिंद।